तो बच्चों आज मेडिसिन में सेकेंड ईयर AHDP इसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़ हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वायरल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ, वायरल डिजीज़ वायरस से होने वाली बीमारियाँ। आपको ये पता है कि भी बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, लेकिन वायरस के लिए हम जो एंटीबायोटिक लगाते हैं वो वायरस पे काम नहीं करती, उनको नहीं करती हैं। हम जो एंटीबायोटिक लगाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि वायरल डिजीज़ से पशु जो है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और किसी प्रकार का कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो, उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि जी वायरल डिजीज़ का जब इलाज ही नहीं है तो फिर इसमें एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, एनाल्जेसिक क्यों देते हैं? तो वो जानवर को 5 से 7 दिन तक प्रॉपर अवस्था में यानी कि रखना, बुखार कम रखना, एंटीपायरेटिक देना और सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए जो है उसके अंदर ये एंटीपायरेटिक और ये दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वायरल डिजीज़ में हम सबसे पहले आज जो लेते हैं वो है रिंडरपेस्ट। इसको पशु माता नाम के रोग से जानते हैं या इधर इसको पोका पोकनी रोग के नाम से भी जानते हैं। निम्न नामों से इसको जाना जाता है: पशु माता रोग या कैटल प्लेग, बोवाइन टाइफस या कंटेजियस ऑक्स टाइफस, एनिमल प्लेग, शीतला माता रोग, ओरिएंटल रिंडरपेस्ट, पेस्ट बोवाइन या टेस्चुमा आदि नामों से इसको बुलाया जाता है। ये नाम हैं इसके। तो इसमें से कई बार फिल इन दी ब्लैंक्स में इसका सेकंड नाम भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान, और वाइवा में भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये नाम हमारे दिमाग में सभी रफ आइडिया इनका होना चाहिए, या ये दिया जा सकता है इनमें से नाम, जैसे ओरिएंटल रिंडरपेस्ट लिखा जा सकता है, इसका जो है वो दूसरा नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि रिंडरपेस्ट है या पशु माता इसको बोलते हैं, शीतला माता रोग है। यह रोग जुगाली करने वाले पशु में विशेष रूप से गोवंश तथा सूरों का अत्यंत प्राणघातक विषाणु जनित रोग है। इस रोग के संक्रमण से, इन्फेक्शन से तीव्र बुखार, हाई फीवर, पाचन संस्थान की श्लेष्मा झिल्ली, डाइजेस्टिव सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में खून की मात्रा बढ़ने और अल्सर हो जाने, अल्सर अंदर जो है जख्म पेट में, आंतों में, अल्सर के कारण रोगी पशु को अत्यधिक खूनी दस्त हो जाते हैं, अंडरलाइन कर लेना इसको, तथा शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन के कारण हो जाती है। अंत में पशु दुर्बल होकर के मर जाता है। तो इसका खास जो है ये जो नाम है ना, पोका पोकनी रोग, तो इसमें बहुत पतले जो है वो दस्त होते हैं और खूनी दस्त होते हैं, इसलिए इसका नाम ये भी रखा गया है। इटियोलॉजी कारण, यह पैरा माइक्रो ग्रुप का RNA वायरस है जो ल्यूकोसाइट से चिपका रहता है। तीव्र ताप की स्थिति में तो ये विषाणु खून में रहता है, अन्यथा ये स्प्लीन व लिम्फ ग्लैंड्स में, लसिका ग्रंथियों में रहता है। जब टेम्परेचर नहीं होता तो ये इनमें मिलेगा और अदरवाइज़ ये जब बुखार होता है तो ये खून में होता है। ट्रांसमिशन, इसका प्रसारण कैसे होता है, रोग इधर उधर फैलता कैसे है? रोगी पशु से सीधा संपर्क अथवा हवा द्वारा जब रोगी पशु व स्वस्थ पशु के बीच की दूरी 2 मीटर से कम होती है तो ये रोग जो है दूसरे के साथ फैल जाता है, दूसरे को हो जाता है। संक्रमित चारा, दाना, पानी आदि के खाने से, पशुशाला में काम में आए रोगी पशु के बर्तन, बिछावन तथा मांस, खाल, पेशाब, गोबर आदि के संपर्क में आने से,
रोगी पशु के मांस को गिद्ध, कौवा, चील आदि उठाकर अथवा खाकर अन्य स्थान पर विचरण करते हैं, तब वे फैलाते हैं। रोगी पशु को चिंचड़ों, मक्खियों व मच्छर काटकर वे भी किसी स्वस्थ पशु को काटते हैं तो ये रोग फैला देते हैं। सिम्टम, इसके लक्षण क्या है खास। अब इसकी 4 अवस्थाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। पहली जो है बीमारी शुरू होने से या आने से पहले, तो उद्भवन यानी कि इनक्यूबेशन स्टेज, इनक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन। इस अवस्था में विषाणु स्वस्थ तंत्र, लसिका तंत्र व पाचन तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। यहाँ तक कि अस्थि मज्जा, बोन मैरो, स्प्लीन आदि में भी पहुंच जाता है। यह अवधि इनक्यूबेशन पीरियड 2 से 15 दिन, यानी कि लक्षण नहीं लेकिन ये अंदर चला जाता है। उद्भवन, इनक्यूबेशन स्टेज। अब इसका जो है हल्का सा जो लक्षण, पूर्व लक्षण क्या आता है, पूर्व लक्षण अवस्था, प्रोड्रोमिनल स्टेजेस, शुरुआती लक्षण क्या होंगे इसके। ये तो इनक्यूबेशन पीरियड था, अब ये 2 दिन भी पूरा हो सकता है, 15 दिन। अब ये नीचे सेकंड जो है लक्षण, वो तीसरे दिन भी आ सकते हैं और 16वें दिन भी आ सकते हैं। इस स्थिति में पशु के तीव्र ज्वर होगा, पशु सुस्त होगा, खाना पीना छोड़ देगा, जुगाली करना बंद कर देता है। पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं। रोगी पशु के नासा छिद्रों व आंखों से मवाद युक्त श्लेष्मा यानी कि म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आता है। आंखें लाल हो जाती हैं तथा आंखों से गीत बहने लगता है एवं पलकें सूज जाती हैं। रोगी पशु सूखा व श्लेष्मा युक्त एवं खून से सना हुआ गोबर करता है। तो देखिए ये लक्षण जो है, आगे हम इस एफएमडी को भी पढ़ेंगे, तो मिलते जुलते लक्षण हैं, लेकिन उसके अंदर ये खास बात ये रहेगी कि एक तो ये खूनी दस्त नहीं होते और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं उसमें आता। टेम्परेचर उसमें भी होगा, खाना पीना उसमें भी छोड़ देगा, जुगाली उसमें भी बंद कर देगा करना। अब इसकी म्यूकोजल स्टेज आती है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो बीमारी की, वो है म्यूकोजल स्टेज। इस अवस्था में मुंह में, होठों, मसूड़ों, गाल व ग्रसनी आदि में गंभीर छाले होकर घाव पड़ जाते हैं। कहीं कहीं श्लेष्मा झिल्ली गल जाती है, यानी कि नेक्रोटिक हो जाती है। श्लेष्मा झिल्ली जो है वो नेक्रोटिक, काली पड़ जाती है, गल जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। पशु गहरे भूरे रंग का श्लेष्मा युक्त रक्त रंजित गोबर करता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो आंतों की श्लेष्मा भी, म्यूकस मेम्ब्रेन भी साथ में टुकड़े आते हैं कट कट के। कई बार कहने लग देते हैं कि आंतें ही कट कट के आने लगी हैं। मादा पशु के योनि मार्ग से श्लेष्मा युजी यानी कि म्यूकोपुरुलेंट स्राव आने लग जाता है। और यदि गर्भित होता है तो गर्भपात हो जाता है। तो ये लक्षण सेम आपको उसमें भी मिलेंगे, एफएमडी में भी। गर्भपित पशु हमेशा गर्भपात हो जाता है उसमें। ये कुछ लक्षण उससे मिलते जुलते मिलेंगे, लेकिन इनमें कुछ अंडरलाइन करने वाले हैं जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नर रोगी पशु के वृक्षण यानी कि टेस्टिस, स्क्रोटम, थुई, स्कंद प्रदेश, भीतर व गर्दन के भाग पर भी छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं, जिसे त्वचीय पशु माता यानी कि कुटेनियस फॉर्म ऑफ रिंडरपेस्ट कहते हैं। छोटे छोटे फफोले, पशु के गंभीर दस्त हो जाते हैं, जिससे पशु का डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब जो पशु जो इस इतनी अवस्था को झेल जाता है, कुछ पशु जो है की डेथ भी हो जाती है, लेकिन जो इसको झेल गया इतने को, तो उसमें फिर स्वास्थ्य लाभ अवस्था, कन्वल्सेंट स्टेज, वापस आना। इस अवस्था में पशु के छाले ठीक होने लग जाते हैं, तो कुछ सप्ताह में ठीक हो जाता है। अब अंडरलाइन इसको जरूर करें। शव परीक्षण में जब मरे हुए जानवर का पोस्टमार्टम करते हैं तो बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग जैसी लाइनें मिलती हैं। जेब्रा पे जेब्रा मार्किंग आपने देखी होगी, किस तरह से लाइनें बनती हैं उसमें, जेब्रा मार्किंग। तो ये जेब्रा मार्किंग जैसी लाइनें उसमें देखने को मिलती हैं।
ट्रीटमेंट, कोई संतोषप्रद उपचार नहीं, फिर भी पशु को निम्न इलाज देते हैं। मुंह के छालों को दवा के एमिनोफोर के घोल से धोते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि देना जरूरी होता है, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन जरूरी है, एनाल्जिन, नोवेल्जिन। और ये श्लेष्मा का घाव जल्दी भरने के लिए इंजेक्शन विटकोफोल इंजेक्शन, न्यूरोबियोन, न्यूरोविट, इसमें B1, B6 और B12 आदि होता है। तो ये जब हम उसको देते हैं तो श्लेष्मा झिल्ली जो जिसका नुकसान हुआ है वो जल्दी रिपेयर हो जाती है। और अगर हम देखते हैं कि इसमें डिहाइड्रेशन हो गया है जानवर में, ऐसा स्थिति ऐसी आ गई है, तो उसके अंदर फ्लूइड थेरेपी, रिंटोस, GNS 25% आदि जो है उसको IV देते हैं। प्रिवेंशन, बचाव के लिए क्या करना, टीकाकरण उचित समय पर कराना। तो ये जो पशु माता इसका इंजेक्शन है, वैक्सीन है, तो ये हमें अवश्य करवा लेना चाहिए। मुक्तेश्वर स्ट्रेन के नाम से है, यह बकरी ऊतक टीका है, बकरी के टिश्यू पे तैयार किया हुआ। यह टीका देशी गौ, पशुओं और भैंसों के लिए उपयुक्त है, लेकिन दुधारू, गर्भवती गाय व भैंस, विदेशी नस्ल संकर पशुओं के उपयोगी नहीं है। इस टीके की रोग प्रतिरक्षक क्षमता करीब 12 वर्ष है। एक बार अगर ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो ये इम्यूनिटी 12 वर्ष तक बनी रहती है। टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन, टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन, ये 2 वैक्सीनों पर मुक्तेश्वर स्ट्रेन पड़ा। टिश्यू कल्चर, यह टीका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली UP में बनता है। यह टीका सभी प्रकार की गाय, भैंस आदि में, चाहे देशी हो, विदेशी हो, गर्भवती हो, दुधारू हो, सभी में लगाया जा सकता है। तो ये दोनों बातें आपके जो है जहन में होनी चाहिए। टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन जो है वो सभी जानवरों में, किसी भी तरह की गाय हो, चाहे वो दुधारू है, गर्भवती, प्रेग्नेंट में भी लगाया जा सकता है। देश में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धता के आधार पर इस रोग की रोकथाम के लिए रोगनाशक सीरम, लेपिनाइज्ड वैक्सीन, लेपिनाइज्ड, एविनाइज्ड वैक्सीन का उपयोग भी किया जा रहा है। तो ये हमने रिंडरपेस्ट जो है आज एक डिजीज़ हमने जो कंप्लीट किया। अब जो है नेक्स्ट हम जो लेने जा रहे हैं वो है काउपॉक्स। काउपॉक्स छोटा सा डिजीज़ है, इसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। काउपॉक्स, गाय की चेचक, यह वेरियोला वैक्सीना नाम से भी जाना जाता है काउपॉक्स को। यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है। इस रोग में पशु की चमड़ी, मुख्य रूप से आयन अडर व टीथ पर फफोले होते हैं। जब ये काउपॉक्स होती है तो जहाँ कई बाल नहीं पशु के होते, बाल रहित जो जगह है, हेयर नहीं है, वहाँ पे जो इसके फफोले जो है होते हैं। अडर और टीथ ही जनरली इसमें कंसीडर होते हैं। पशु के एक बार रोग हो जाने के बाद पशु में जीवन प्रांत रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है। उसके बाद में वो इम्यूनिटी लॉन्ग लाइफ जो है उसमें रहती है, फिर वो कभी बीमार नहीं होता। यह एक कारण इसका, यह एक फिल्ट्रेबल वैक्सीना सब ग्रुप के ऑर्थोपॉड्स विषाणु से होता है। यह रोग गोवंश में काउपॉक्स, मनुष्य में स्मॉल पॉक्स तथा घोड़ों में हॉर्स पॉक्स व भेड़ों में शीप पॉक्स के नाम से जाना जाता है। काउ पॉक्स में वेरियोला बोविस, गॉट पॉक्स में वेरियोला कैप्राजीनस और कैप्रीपॉक्स वायरस नाम से होता है जीवाणु। शीप पॉक्स में वेरियोला ओविना, स्वाइन पॉक्स में वेरियोला स्यूला या जीनस स्वाइप पॉक्स वायरस से, हॉर्स पॉक्स में वेरियोला इक्वाइन ना के नाम से ये रोग जो है वो इनसे, ये जो है वो विषाणु है, इनसे फैलता है। ट्रांसमिशन, फैलाव, रोगग्रस्त पशु के सीधे संपर्क में आने से, गवाला के हाथों द्वारा, दूध धोने की मशीन द्वारा,
स्ट्रिप कप द्वारा मच्छर व मक्खियों द्वारा। स्ट्रिप कप जब हम दूध की जांच करते हैं उसके लिए मैस्टाइटिस के लिए, तो स्ट्रिप कप का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम दूध से संबंधित किसी भी, चाहे हाथ से दूध निकालते हैं, दूध मशीन से निकालते हैं, स्ट्रिप कप में लेते हैं, तो इन सब से जो है वो ये हो सकता है मच्छर व मक्खियों द्वारा। सिम्टम, लक्षणों की निम्न स्थितियाँ होते हैं। इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन के बाद में ये सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। इसकी निम्न स्थितियाँ हैं। रोजियोला स्टेज, पशु के थन व ऐथन पर लाल दाने से उभर आते हैं, रोज टाइप लाल, रोजियोला स्टेज। उसके बाद में पेपुलर स्टेज, जब जगह जगह अधिक संख्या में लाल धब्बे तथा फफोले दिखाई देते हैं, तो ये पेपुलर स्टेज आ गई। पस्चुलर स्टेज, फफोले में सिरस द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, तो ये पस्चुलर स्टेज हो गई। पस्चुलर स्टेज के अंदर सिरस द्रव्य के फफोले ल्यूकोसाइट्स में चले जाते हैं। फफोले के फूट कर ठीक होने की स्थिति, जब ये फफोले फूट जाते हैं ठीक होने की स्थिति में, उसके ऊपर जो है निशान बन जाते हैं, स्कैब बन जाते हैं हल्के काले रंग के। उक्त सभी अवस्थाओं के लक्षण के फफोले पशु के ऐन थन व जांघों की आंतरिक सतह व पूंछ के नीचे दिखाई देते हैं। अभी मैंने बताया जहाँ पे बाल नहीं होते हैं, हेयरलेस जगहों पे। पशु के हल्का ज्वर रहता है, पशु खाना पीना तथा जुगाली छोड़ देता है। उपचार, इसमें ट्रीटमेंट में कोई विशेष उपचार नहीं। रोग के दौरान छालों में मवाद आदि नहीं पड़ जावे, इसलिए घावों में एंटीसेप्टिक पाउडर जैसे नेवासल्फ, बोरिक एसिड, कैलोमेल लोशन आदि लगावें, और एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी अन्य व्याधियों को रोकने के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, ये लगाया जाता है। एंटीपायरेटिक बुखार है तो देना ही है, एनाल्जेसिक और नोवल्जीन वगैरह। और साथ में हमें पता है कि ऐसी बीमारियों के अंदर हमें, जिसमें इस तरह की बीमारी है, तो हमें साथ में बी कम्प्लेक्स जो है इंजेक्शन भी दे देना चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार की म्यूकस मेम्ब्रेन अगर कहीं से डिस्टर्ब होती है तो वो उसको रिपेयर करने में मदद मिलती है। प्रिवेंशन, प्रतिवर्ष पशुओं के चेचक के रोग निरोधक टीके विशेष तौर में भैंसों के लगावें। रोगी पशुओं का बाड़ा, चारा, दाना तथा परिचारक अलग से होना चाहिए। मृत पशुओं को कास्टिक सोडा, चूना तथा नमक के साथ जमीन के गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। और दोहारे के हाथों को दूध दोहने के बाद पहले लाल दवा के विलयन से अच्छी तरह से हाथों को धुलवाना चाहिए, ताकि उसके हाथों से ये बीमारी ना फैले। तो आज हमने 2 बीमारियां जो है, एक तो रिंडरपेस्ट पशु माता रोग, और एक जो है वो काउपॉक्स गाय के चेचक के बारे में हमने जो है ये 2 रोग वायरल डिजीज़ में पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास जो है बहुत अच्छे 2 डिजीज़ इंपॉर्टेंट हैं, फुट एंड माउथ एंड रेबीज। ये दोनों की दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ आ रही हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।